प्रिय छात्र, कक्षा 9 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें देखिए अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और ये पार्ट हमारा क्या है तो दूसरा है। ठीक है, इससे पहले जो है एक मैं पार्ट बनाया था और उसमें मैंने यही बताया था कि इस पूरे गणित की किताब में कुल कितने अध्याय हैं और कितनी प्रश्नावलियाँ। आज जो है अब हमें प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करना है। उससे पहले जो है कुछ संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को क्या करेंगे, प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए अध्याय 1 संख्या पद्धति। देखिए किसी भी प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले उसके बेसिक चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे ही आप प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे तो उसका नाम आएगा संख्या पद्धति। संख्या मतलब जानते हैं जो नंबर है, और पद्धति मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे ही हम पढ़ते हैं तो एक बात आता है संख्या रेखा, जिसको मैंने नोट नहीं किया है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या को मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा, पहले यह समझ लीजिए संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए नाम से ही लग रहा है कि संख्या को जब रेखा के ऊपर लिखते हैं तो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे एक रेखा खींच दीजिए, हो गया। उसके ऊपर संख्या को लिखना है तो देखिए शून्य को आप बीच में लिखेंगे और शून्य के दाएं दिशा में 1 2 3 ये धनात्मक संख्या लिखेंगे। इधर ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3 ऋणात्मक संख्या लिखेंगे। अब ये पूछेंगे कि सर 1 2 3 कहाँ तक लिखेंगे, तो आप अनंत तक भी लिख सकते हैं। इधर -1 -2 -3 कहाँ तक लिख सकते हैं, तो अनंत तक लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया। जब संख्याओं को रेखा के ऊपर लिखते हैं तो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। एक और मैं बढ़िया बात बता दे रहा हूँ कि देखिए जो शून्य है उसके दाएं दिशा में सदैव धनात्मक संख्या लिखी जाती है और शून्य के बाएं दिशा में सदैव ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये बायां है और एक दायां है। तो साधारण बात है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने हाथ को ऐसे रख देंगे तो जो दायां हाथ होगा वह शून्य के दाएं दिशा में पड़ेगा, आज जो बायां हाथ होगा वह शून्य के बाएं दिशा में पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए, शून्य के दाएं दिशा में धनात्मक संख्या और शून्य के बाएं दिशा में ऋणात्मक संख्या। एक और मैं दिलचस्प बात बता दे रहा हूँ कि ये जो 1 2 लिखा गया है इसके बीच की दूरी सदैव समान होनी चाहिए। ठीक है, बराबर दूरी पर लिखा जाता है। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि ये शून्य जो है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अगर कोई पूछे आपसे कि शून्य बताइए कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो शून्य एक ऐसी संख्या है जो न तो धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है, क्योंकि शून्य से ही उसके दाएं दिशा में धनात्मक लिखते हैं और शून्य के बाएं दिशा में ऋणात्मक लिखते हैं। और एक बात समझिए, शून्य जो है एक सम संख्या है। शून्य कैसी संख्या है, सम संख्या। अब कोई कहेगा कि सर साबित कर दीजिए कि शून्य एक सम संख्या है। तो देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी जब आप क्रम से संख्या लिखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ध्यान से दीजिएगा, अनंत तक आप लिख सकते हैं। कुछ भी लिखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया 15 16 17 18 19। मैं क्रम से बात कर रहा हूँ। जब क्रम से आप संख्या लिखते हैं तो कहीं से 3 संख्याएं ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ से मैं 3 संख्या लेता हूँ तो देखिए यह संख्या कैसी हो जाएगी, विषम, और यह संख्या कैसी हो जाएगी, विषम। जो यह बीच में होगा वह कैसा होगा, सम। क्लियर हो गया। अगर क्रम से हम संख्या लिखते हैं तो 2 विषम संख्याओं के बीच में सदैव एक सम संख्या आती है। चलिए आप यहाँ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं तो यह 16 क्या है, सम है, और 18 क्या है, सम है,
और बताइए उसके बीच में क्या है, तो विषम है। सम जानते हैं किसको कहते हैं, जिसमें 2 से भाग देते हैं और अपूर्ण रूप से कट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यदि क्रम से हम संख्या लिखते हैं, कभी भी आप कोई भी संख्या लिख के देखिएगा तो 2 सम संख्याओं के बीच में सदैव एक विषम संख्या आती है और 2 विषम संख्याओं के बीच में सदैव एक सम संख्या आती है। तो कल्पना करिए, यह 1 है और यह भी 1 है, तो यह हो गया विषम क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, और यह भी हो गया विषम। तो जब यह विषम हो गया, यह विषम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यह 1 हो गया विषम, 3 हो गया विषम, तो बताइए 2 क्या हो गया, सम। क्लियर हो गया ना। तो क्रम से कभी भी संख्या लिखेंगे तो 2 सम संख्याओं के बीच में, ठीक है, 2 सम संख्याओं के बीच में सदैव एक विषम आएगी और 2 विषम के बीच में सदैव एक सम आएगा, ठीक है। और संख्या को जब रेखा के ऊपर लिखते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। शून्य के दाएं दिशा में धनात्मक संख्या और शून्य के बाएं दिशा में ऋणात्मक संख्या। क्लियर हो गया। तब देखिए, अब चलते हैं। देखिए फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए इसको मैंने इसलिए लिख लिया ताकि मैं आपको परिपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उस प्रकार की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जब किसी वस्तुओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को गिनिए, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 4 ऐसे करके गिनेंगे, तो ये सब कैसी संख्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। या आपके घर पर जब छोटे छोटे बच्चे गिनती को पढ़ते हैं 1 2 3 ऐसे, तो वो भी प्राकृतिक संख्या कहलाता है। या 1 2 पढ़ते हैं तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। या सीधा समझिए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप अपने गांव के सभी नागरिकों को गिन डालिए, तो बताइए वह भी कैसी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है ना। और प्राकृतिक को n से दर्शाते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है उसे 1 कहते हैं। तो आप कहेंगे सर बड़ी क्या होती है, तो देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 या 20 25 30 कुछ भी लिखते हैं तो यह प्राकृतिक संख्या होगी। और जानते हैं यह कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। आप लिखते लिखते थक जाएंगे लेकिन प्राकृतिक संख्या समाप्त नहीं होगी। तो बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, समझ लीजिए। ऐसे तो लोग कहते हैं कि अनंत होता है, लेकिन आप जितना बताएंगे उसमें कोई 1 जोड़ करके बता देगा तो उसकी ना बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 20 हो गया, तो कोई व्यक्ति कह देगा इसमें 1 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा, ठीक है। जितना बोलेंगे, 1 लाख बोल दिए, 2 लाख बोल दिए, अरब बोल दिए, संख बोल दिए, तो जितना बोलेंगे उससे कोई अधिक बोल देगा तो उसकी प्राकृतिक संख्या अधिक हो जाएगी। और प्राकृतिक संख्या अनंत हमने अनंत तक लिखी जाती है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे कल्पना करिए आप ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अनंत तक लिखिए, मैं आपको इतना दूर तक रुक नहीं रहा हूँ, कुछ भी लिखिए। यदि उसमें 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो बताइए यह कैसी संख्या बन जाएगी, कैसी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्लियर हो गया। अर्थात कहने का मतलब है ये तो प्राकृतिक है और उसमें 0 को यदि सम्मिलित कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसको किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे में मान लीजिए कि 0 1 2 3 4, बताइए कहाँ तक लिखें, 5 कहाँ तक लिखें, अनंत तक, समझ रहे हैं। पूर्ण संख्या भी अनंत तक लिखी जा सकती है और इसको मैं बता चुका हूँ कि शून्य एक सम संख्या है, संख्या रेखा पर मैं बताया। और शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। क्लियर हो गया ना ये। और इसको भी संख्या रेखा पर मैं समझाया था। देखिए धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या के आगे धन चिन्ह हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या लिखे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे आपने लिख दिया 25, आपसे कोई पूछे कि ये कैसी संख्या है तो आप कहेंगे धनात्मक संख्या है क्योंकि इसके साथ धन चिन्ह है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि सर ये तो विषम है क्योंकि ये 2 से कटता नहीं है,
तो मैं विषम का मैटर तो पूछ नहीं रहा हूँ, मैं धनात्मक बता रहा हूँ। तो किसी भी संख्या के आगे यदि धन चिन्ह हो तो उसे हम कहते हैं धनात्मक संख्या। देखिए, जिस संख्या के आगे धन चिन्ह हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, और यह भी अनंत तक लिखी जाती है। क्लियर हो रहा है ना? बात अच्छे तरीके से समझ रहे हैं? जैसे देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं क्रम से ही लिख देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5, बताइए कहाँ तक लिखें? अनंत तक लिखिए, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, इसके आगे कैसी संख्या चिन्ह है? धन चिन्ह है, इसलिए यह कैसी संख्या है? धनात्मक है। अब देखिए, मैं ऋणात्मक बता रहा हूँ। जिस संख्या के आगे ऋण चिन्ह हो उसे ऋणात्मक कहते हैं। जैसे कोई संख्या है और उसके आगे जैसे देखिए 1 2 3 4 5, आप कहेंगे सर आप 1 2 3 4 5 ही बस लेते हैं, कोई दूसरी संख्या ले लीजिए। तो आपकी मर्जी। जैसे देखिए, मैं पीछे नीचे लिख दे रहा हूँ 15 20 25 30, ऐसे मैंने लिख दिया। और इसके आगे आप क्या लगा दीजिए? ऋण लगा दीजिए, ठीक है, ऋण लगा दीजिए। तो बताइए ये कैसी संख्या हो जाएगी? ऋणात्मक। क्लियर हो गया? किसी भी संख्या के आगे यदि ऋण चिन्ह लिखा गया हो तो वह संख्या कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक है। कहाँ तक जाती है? तो इसको भी कह सकते हैं अनंत तक जाती है, ठीक है। क्रमागत संख्या, देखिए अब ये क्लियर है। उस प्रकार की संख्या जो क्रम से लिखी जाती है, जो संख्या क्रम से लिखी जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? क्रमागत। इसमें फिक्स है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, देखिए क्रम से लिखें। या ऐसे कर लीजिए, देखिए 20 21 22 23, देखिए यह भी क्रम से लिखा जा रहा है। तो वैसी संख्या कहाँ तक लिखते चले जाएंगे? अनंत तक चले जाइए। तो वैसी संख्या जो क्रम से लिखी जाए, जैसे मान लीजिए कि 100 है, ऐसे भी लिख सकते हैं 100, 100 के बाद 101, 101 के बाद 102, 102 के बाद 103। तो यह इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर कोई भी संख्या क्रम से लिखी जाए तो उसे क्रमागत कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक। अभी आप पढ़ रहे थे संख्या रेखा, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए यह रेखा है और उसके ऊपर आपने क्या लिखा है? संख्या को लिखा है। कहाँ तक लिखा है? अनंत तक मान लीजिए। कितने दूरी पर? समान दूरी पर। तो संख्या के ऊपर जब रेखा लिखे तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। अब इसमें देखिए, धनात्मक भी है, शून्य भी है और ऋणात्मक भी है। तो धनात्मक भी हो, शून्य भी हो और ऋणात्मक भी हो, तीनों प्रकार की जिसमें संख्या हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। देखिए, जिस संख्या में धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तीनों प्रकार की संख्या हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ माइनस, क्या लिख दें? 3 -2 -1 अनंत तक। इधर बढ़ाइएगा -4 -5 0, और यहाँ पर 1 2 3 अनंत तक, ठीक है। तो जिसमें धनात्मक भी हो, शून्य भी हो और ऋणात्मक भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और जेड से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आ जाइए, कुछ संख्याएं और बचा है। देखिए, परिमेय संख्या, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए, बटा में लिखी जाए, ठीक है, लेकिन उसका हर जीरो न हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। और इसे Q से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जितना धनात्मक है, जितना धनात्मक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 पूर्ण है, 0 1 2 3 4 अनंत तक लिख सकते हैं। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 0 1 2 3, देखिए धनात्मक है या प्राकृतिक कहिए, ये पूर्ण है और ये पूर्णांक है। ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि इन सब के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, ठीक। किसी भी जो संख्या है यदि वह P/Q के रूप में लिखी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक परिमेय होगी तो कहिएगा हाँ, पूर्ण परिमेय होगी तो कहिएगा हाँ, पूर्णांक परिमेय होगा तो कहिएगा हाँ, क्योंकि उस संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे अगर पूछता है तो देखिए, 0 क्या है? परिमेय संख्या है। या बताइए 2 क्या है? परिमेय संख्या है। बताइए 0/5 क्या है? परिमेय संख्या है।
क्योंकि इन संख्याओं के नीचे आप एक लिख सकते हैं। कोई पूछे कि ऋण 5 क्या है तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर कोई ऐसे पूछे कि 5/0 क्या है तो कहिएगा परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका हर क्या है, शून्य है। ठीक है, अब आगे देखिए अपरिमेय संख्याएं। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय कहते हैं, जो परिमेय ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे देखिए कर्णी 2, यह परिमेय नहीं है। कर्णी 3, यह परिमेय नहीं है। आप कहेंगे पाई, यह परिमेय नहीं है। आप कहेंगे 0.10, एक डबल जी एक 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 लिखिए 00, 100, ठीक है, 140 लिखिए, ऐसे ऐसे डैश कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। जानते हैं क्यों? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या करणी में लिखी हो और करणी के बाहर न आए तो उसे भी हम अपरिमेय कह सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2 को करणी के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि करणी के बाहर तभी संख्या निकलेगी जब 2 संख्या एक जैसी करणी के भीतर रहेगी। यहाँ इस 3 को नहीं कोई कहेगा सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 परिमेय है, अपरिमेय है? नहीं। देखिए पाई का मान 22/7 होता है वह एक्यूरेट नहीं होता है, उसके मान में कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर होता है। इसलिए पाई को आप अपरिमेय कहेंगे, 22/7 को अपरिमेय नहीं कहेंगे, वो तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं तो बता देता हूँ, वास्तविक संख्या। तो इसको समझ गए, जो परिमेय नहीं होगा उसे अपरिमेय बोलिएगा। ठीक है, या जो करणी के अंदर हो और करणी से बाहर ना निकलता हो तो उसे भी आप क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अब एक आ गया वास्तविक संख्या। देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी प्रकार की संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार अब नेक्स्ट जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे।